हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का जो व्याकरण वाला भाग है उसमें भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भाषा क्या होती है, उसके बाद में भाषा के प्रकार, फिर हम देखेंगे यहाँ पे लिपि। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे बोली क्या है, बोली का जो हिंदी भाषा का स्वरूप है उसे हम देखेंगे। भाषा की विभिन्न इकाइयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे कंप्लीट देखिएगा। और इसके अलावा हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश जो कंपलसरी है 12th क्लास के लिए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इसी के साथ साथ ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि जो भाषा है, भाषा किसे कहते हैं और प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। मैं इस पर भी आपको बताऊँगा। विभिन्न जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। आपको लिखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब ये रहता है तो एक दूसरे के साथ अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस मौखिक ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है, जिस मौखिक ध्वनि का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसने अपनी मनोभावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर आधारित जो माध्यम विकसित किया है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, ये एक परिभाषा होगी। अगर एक लाइन में है ना, सिंगल पंक्ति में अगर आपको लिखना पड़े कि भाषा किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे कि अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप से जो उच्चारण करते हैं हम, उसे भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाषा के जो प्रकार हैं, है ना, भाषा के दो प्रकार हैं, दो रूप जो है वो भाषा के प्रचलित हैं। एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो ये प्रश्न यहाँ से देखो, मैंने कहा प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूँ। सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, है ना, या फिर भाषा कितने प्रकार की है, या फिर भाषा के कितने रूप हैं। तो आप लिखेंगे भाषा के दो रूप हैं। अगर अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस तरीके से बनता है, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो आपको लिखना है कि भाषा के दो रूप हैं, लिखित, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको इतना जरूर लिखना है कि भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अगर आगे विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं, विस्तार से लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा मौखिक भाषा क्या है। या फिर अगर सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तब भी आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि बोल करके जिस ध्वनि को अभिव्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात परस्पर वार्तालाप में एवं मंच आदि से विचार प्रकट करने में मुख से बोलकर जिस ध्वनि को अभिव्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है कि बोल करके हम जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जिस ध्वनि को अभिव्यक्त करते हैं, हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है कि लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दिए जाने पर ध्वनि संकेत लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी जो ध्वनि संकेत हैं उन्हें हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दे देते हैं, लिपि चिन्हों के माध्यम से हम उसे लिख लेते हैं, तो वो भाषा का लिखित जो है वो रूप कहलाता है। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप होता है। अब देखिए, कई बार अंतर पूछा जाता है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या है, आपको टेबल बना करके उसका अंतर लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एक तरफ मौखिक भाषा, एक तरफ लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोल करके व्यक्त की जाती है, लिखित भाषा जिसमें ध्वनि संकेतों को लिखित रूप दिया जाता है। मौखिक भाषा में लिखेंगे कि ये परिवर्तनशील होती हैं, जबकि लिखित भाषा में लिखेंगे कि ये स्थायी रूप है भाषा का। ठीक है, ये भाषा का स्थायी रूप है। जिसमें उस भाषा का व्यवहार करने वालों का इतिहास, साहित्य, संस्कृति आदि दीर्घ काल तक सुरक्षित रह पाती है। तो ये हमने देखा भाषा के दो रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और अब यहाँ पे हम देखेंगे लिपि क्या है।
ये भी प्रश्न बनता है कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, है ना। एक निश्चित इसका प्रारूप होता है, इस ध्वनि संकेतों का, उस ध्वनि संकेतों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो फिर लिपि कहलाती हैं। और संसार की जितनी भी भाषाएं उनकी अलग अलग अपनी अपनी लिपियाँ हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि आदि ये लिपियाँ हैं। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है ना। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, और पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। अब देवनागरी लिपि जो है ना, इसमें कई सारी भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो ये हो गया, लिपि हमने देख लिया। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा जिसमें शामिल की जाती है। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि बनता है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से 3 तो विशेषताएं होंगी देवनागरी की, एक नहीं होगी, ठीक है ना। अपनी अपनी भाषाओं की लिपियों की सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देवनागरी लिपि की हम बात यहाँ पर करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। भारत की 2 प्राचीन लिपियाँ थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि, है ना। आपने अशोक के अभिलेखों के बारे में भी पढ़ा होगा, तो जो है वहाँ पे लिपियों का उल्लेख आता है। इसमें से जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और अब देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो इस प्रकार है, हम यहाँ पे देखेंगे। एक पहली विशेषता तो ये है कि ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है ना। जैसे अभी ये जो आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ये जो लिखा हुआ ना, ये देवनागरी लिपि हिंदी की, हिंदी भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। यानी हम इस साइड से, है ना, बाईं साइड से दाईं साइड की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं। और जैसे आपने उर्दू देखा होगा, फारसी जो लिपि है उसमें क्या होता है कि दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं, मतलब पीछे से इस तरफ आपको जाना है, आगे की तरफ, है ना, दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं फारसी लिपि में। जबकि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि की जितनी भी भाषा हैं, संस्कृत ले लो, प्राकृत ले लो, हिंदी ले लो, तो इस सभी में क्या होता है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं है। कई भाषाओं में, जैसे आपने इंग्लिश की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि स्पेलिंग कुछ और होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कुछ अलग होता है। कई ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट रहते हैं। तो हिंदी में ऐसा नहीं है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। उसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसका उच्चारण होता है, या फिर जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखा जाता है। तीसरी इसकी विशेषता लिखनी है कि संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। आपने देखा होगा हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं ना, अ, आ, ई, उ, ए, उसके बाद री और ए, आई, ओ, आउ और अंग। तो ये जो है वो 11 स्वर होते हैं इसमें हिंदी में। उसके बाद में आपने क, ख, ग, घ जो हैं, ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो इसी तरीके से लिपि जो है इसमें 2 समूह होते हैं, एक स्वरों का समूह होता है और दूसरा व्यंजनों का समूह होता है। चौथी विशेषता लिखनी है कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, जैसे क, ख, ग, घ। तो ऐसे इसके जो एक वर्ण में जितने भी अक्षर आते हैं, है ना, एक वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो एक ही होता है। जैसे तालु है तो तालव्य, है ना, कंठ है तो कंठस्थ, इनका सबका एक स्थान एक ही होता है। इसके बाद में क्या होता है कि इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। सिरोरेखा का प्रयोग होता है। सिरोरेखा मतलब जैसे आपने ये लिखा, उसमें ऊपर लाइन खींची जाती है। ये देखें ना, ये जैसे सबके ऊपर लाइन खींची हुई है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लाइन नहीं खींची जाती है। आपको पता होगा, एक एक उसका जो वर्ण होता है वो खुला खुला होता है। कर्सिव राइटिंग में लिखे तो अलग बात है, वो एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन उसके ऊपर लाइन नहीं खींची जाती है। और अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह जो है वो होते हैं। तो ये हमने देखा अभी देवनागरी लिपि की जो विशेषता है उसको हमने देख लिया। बात करेंगे बोली की। अभी हमने देखा था भाषा, है ना, भाषा को हमने देखा कि भाषा जो है जिसको हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों को व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। और इसके 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। उसके बाद में बात आती है बोली की। तो भाषा के उस रूप को बोली कहा जाता है जो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। मतलब भाषा विस्तृत होती है, भाषा जो है वो बड़ी होती है, और बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली का ही विस्तृत रूप जो है वो भाषा कहलाता है। इसी कारण
थोड़ी थोड़ी दूरियों पर बोली का स्वरूप बदल जाता है ना, कुछ कुछ इस दूरी पर बोली जो है वो बदल जाती है। बोली भाषा की तुलना में कम विकसित और प्राय बोलचाल में ही प्रयोग की जाती है। भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। कई बार प्रश्न बनेगा कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे कि बोली जो है वो भाषा का स्थानीय रूप होता है और भाषा का छोटा रूप होता है वो बोली होती है, जबकि भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। बोली कम विकसित होती है, ये छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरीके से आपको इनके बीच में अंतर बताना है। भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, उसका व्याकरण, शब्दकोश, ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य आदि होता है, जबकि बोली का ऐसा कुछ नहीं होता। बोली का साहित्य नहीं होता, बोली की व्याकरण नहीं होती, शब्दकोश नहीं होता, जबकि भाषा का होता है। और बोली ही विकसित और व्यापक होकर भाषा का रूप ले लेती है। हमारी राष्ट्रभाषा खड़ी बोली हिंदी भी एक स्थानीय बोली का ही विकसित रूप है। तो शुरू में ये भी एक बोली थी, किसी स्थान विशेष पर इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे विकसित होते होते इसने जो है वो एक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया हिंदी का। हिंदी भाषा का स्वरूप, इसकी बात करेंगे तो हिंदी शब्द से केवल खड़ी बोली हिंदी का ही संज्ञान नहीं लिया जाता है, इसके अंतर्गत उसकी सभी बोलियां भी आ जाती हैं। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां सम्मिलित की जाती हैं। इसे याद रखिएगा, हिंदी भाषा में 15, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बोलियां होता है, बोलियां लिख दिया, जबकि बोलियां है ना, बोलियां यानी बोली। तो 15 बोलियां सम्मिलित की जाती है हिंदी भाषा में। इनको पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी नामक वर्गों में रखा गया है। राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी बोलियां सम्मिलित की जाती हैं। आगे हम देखेंगे भाषा, ठीक है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि भाषा शब्द जो है ये संस्कृत की भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाषा की इकाइयाँ, तो भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। ध्वनि है, उसके बाद में वर्ण है, शब्द है और पद है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। भाषा की इकाइयों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय।